अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक्स का पार्ट 7 स्टडी करने जा रहे हैं और इसके लिए मैंने कुछ आउटलाइन ज़रा डिवाइस की है। ज़रा लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद लॉक सेल्स और शीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स एक्सेल में कौन कौन से होते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम्स क्या होता है। इंडेक्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स सी। टेक्स्ट फंक्शंस, देखिए टेक्स्ट फंक्शंस इनफैक्ट आपको स्ट्रिंग्स पर काम करते हैं। आपको आइडिया है कि न्यूमेरिक्स पर अभी तक हमने ज़्यादातर जो फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये न्यूमेरिक्स पर, आपका जितना भी डाटा है वो न्यूमेरिक्स पर जो है अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन समटाइम्स आपको टेक्स्ट पर भी काफ़ी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेम की फील्ड है जिसमें सब नेम्स वगैरह हैं, ठीक है, इस तरह से एड्रेसेस हैं, अगर एड्रेसेस में भी आपके नेम इस तरह से आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है आपका, तो इस तरह से बहुत सारा आपका टेक्स्ट का डाटा होता है और उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो उनको हम टेक्स्ट के जितना भी डाटा होता है ना उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग, यानी वो दूसरी तरफ आपके न्यूमेरिक फिगर्स हैं और जबकि यहाँ पर आपके टेक्स्ट बेस्ड स्ट्रिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एक दो फंक्शन मैंने बताए हैं। अपर फंक्शन जिस तरह यूज़ होता है आपका अपर केस में लाने के लिए टेक्स्ट को, अगर आपने ऑलरेडी वो स्मॉल केस में है तो अपर केस में आ जाएगा। इसी तरह एक लेफ़्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रिंग में कुछ आपके पास एक स्ट्रिंग है करेक्टर्स की और आप लेफ़्ट मोस्ट जो आपके पास कुछ करेक्टर्स हैं उसमें से निकालना चाह रहे हैं। हर एक फॉर एग्जांपल बहुत सारी आपके पास फील्ड्स हैं, उस सब में से निकालना है आपने, तो लेफ़्ट फंक्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं यहाँ पर। जिस तरह प्रॉपर का एक फ़ंक्शन है। प्रॉपर का फंक्शन हम देखिए हमने एम एस वर्ड में यूज़ किया था सेंटेंस केस, शायद आपको याद हो। तो उसका काम ये था कि पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल में होंगे। तो प्रॉपर केस यहाँ पर ये प्रॉपर का फंक्शन यही काम कर रहा है। ये जस्ट आपका अगर तमाम कैपिटल में है या तमाम स्मॉल में है तो बस उनका पहला जो लेटर है उसको ये कैपिटल कर देगा पैराग्राफ का और बाकी सबको स्मॉल कर देगा। इसके अलावा अपर केस, अपर में सबको अपर में कर देगा, फिर लोअर वाला सबको लोअर में कर देगा। लेफ़्ट वाला जस्ट अगर आपको लेफ़्ट मोस्ट अगर आपको कुछ करेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट के 3 करेक्टर्स चाहिए हर स्ट्रिंग के, या 2 चाहिए, 1 चाहिए या 4, जितने भी चाहिए वो आपको दे देगा। इसी तरह राइट मोस्ट अगर आपको कुछ करेक्टर्स चाहिए किसी भी स्ट्रिंग की तो वो आपको राइट मोस्ट जितने भी चाहिए वो आप उसकी ज़ाहिर तादाद भी देंगे तो वो आपको जो है रिटर्न कर देगा। इसी तरह मिड है। मिड अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, मैं अगर उसके बीच के मैं चाहता हूँ सेकंड करेक्टर से लास्ट के जो है सेकंड लास्ट करेक्टर तक हमें जितने भी हैं वो मुझे रिटर्न कर दे, तो वो मुझे बीच बीच के लेटर्स जो हैं वो जहाँ से मैं स्पेसिफाई करूँगा जहाँ तक वो मुझे रिटर्न कर देगा। उसके बाद जनाब हमारा है फाइंड का फंक्शन। फाइंड इनफैक्ट सर्च कर रहा है और साथ में फिर आगे सर्च का एक और फंक्शन है, ये भी सर्च कर रहा है, टेक्स्ट में ही सर्च कर रहा है। मगर दोनों का थोड़ा सा है, ये जो फाइंड है ये एग्जैक्ट मैच करता है और केस सेंसिटिव फंक्शन है। केस सेंसिटिव से मुराद ऐसा फंक्शन जो बड़े और छोटे में तमीज़ करे, यानी अपर केस और लोअर केस में फ़र्क करे। अगर यानी अगर आपने कैपिटल एम को फाइंड करना है जबकि वहाँ पर स्मॉल एम है तो ये आपका जो है वो फाइंड नहीं करेगा। ये स्मॉल एम अगर आप फाइंड करवा रहे हैं वहाँ स्मॉल अगर होगा फिर ही आपको रिटर्न करेगा, जबकि सर्च जो है वो आपका सच केस सेंसिटिव नहीं है। उसके बाद जनाब है आपका रिप्लेस। रिप्लेस कर देगा जहाँ से आप चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट में, जहाँ जहाँ कुछ लेटर्स जो हैं कुछ आपके करेक्टर्स उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे करेक्टर से तो वो रिप्लेस कर देगा। इसी तरह सब्स्टिट्यूट है आपका। आप सब्स्टिट्यूट में नंबर बता देते हैं भाई फ़लाँ नंबर से फ़लाँ तक आपने कोई भी जो है करेक्टर अगर इनपुट करना चाह रहे हैं वहाँ पे या रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो इनफैक्ट तो ये रिप्लेस कर देगा। तो थोड़ा सा फ़र्क है रिप्लेस में और सब्स्टिट्यूट में, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद फिर आपकी लेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्ट्रिंग की आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो len के फंक्शन से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिम का फंक्शन शायद हमने डिस्कस भी किया ऑलरेडी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं अपनी स्ट्रिंग में, कहीं पर भी आ रही हैं, चाहे स्टार्ट में आ रही हैं या कहीं बीच में आ रही हैं, दो टेक्स्ट के दो आपके वर्ड्स के दरमियान, तो वो उनको ट्रिम कर देगा और निकाल देगा, एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद हमने कॉन्केटिनेट का फंक्शन देखा, ये भी इनफैक्ट टेक्स्ट पर ही काम करता है और दो आपके जो कॉलम्स हैं उनको अगर कंबाइन करना है आपने तो ये
उनको कंबाइन कर देगा। इसका प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद लेट्स सी नाउ प्रोटेक्ट शीट क्या होती है। यूजिंग प्रोटेक्टिंग शीट फीचर वी कैन मेक द शीट रीड ओनली। देखिए रीड ओनली शायद आपने कोई फाइल्स यूज़ भी की हों, जो रीड ओनली फाइल्स होती हैं वो जस्ट आपको, आप उसमें से रीड कर सकते हैं, उस पर राइट नहीं कर सकते, आपको उसके राइट्स ही नहीं होते। ठीक है, अगर उन्होंने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है। बहुत सारी ऐसी होती हैं फाइल्स जिनको, जो सिर्फ रीड ओनली होती हैं, उन पर आप कुछ राइट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव गॉट द पासवर्ड। बिल्कुल इसी तरह एक्सेल में भी आप अपनी शीट को रीड ओनली बना सकते हैं अगर आप प्रोटेक्ट शीट की फ़ीचर उसमें चेक इनेबल कर दें और वहाँ पर पासवर्ड अप्लाई कर दें। तो हर शीट पर इनफैक्ट आपकी जो वर्क ग्रुप के अंदर जितनी भी शीट्स होती हैं, हर शीट पर आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और रीड ओनली बना सकते हैं। कोई भी शीट, कोई एक बना लें, ये भी वो भी चल जाता है। ठीक है, या सबको बनाना चाहें वो भी चल जाता है। मगर इसके साथ साथ आपके पास जो सेल्स हैं, वो सेल्स को लॉक और अनलॉक करना पड़ता है। तो अभी शायद आपको इतना क्लियर ना हो, बस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोटेक्ट शीट और लॉक अनलॉक, मगर ये बेसिकली एक ही उसमें आ रही हैं। तो हम देखेंगे आगे भी जब प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा आइडिया, बल्कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ स्लाइड यहाँ निकाली हैं। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सेल्स। सपोज़ देखिए लॉकिंग एंड अनलॉकिंग से क्या मुराद है। ये जो मेरे पास सिलेक्टेड है ना टेक्स्ट, एक टेबल बना हुआ है और उसमें से जो सिलेक्टेड एरिया मैं चाहता हूँ ये लॉक हो जाए। ठीक है, इसको कोई जो है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैंने जो यूज़ किया, ये जो मेरे पास टेबल है, ठीक है, और इसमें कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ ये लॉक हो जाए और इसे कोई इसको एडिट ना कर सके, सिर्फ ये रीड ओनली रहे, कोई इसको एडिट ना कर सके। जबकि इसके बार बार जितना एरिया है इस शीट पर, चाहे वो एड्रेस भी उसमें बाहर वाले में आ गया और दूसरे सेल्स भी आ गए ब्लैंक वाले, वो सब एडिटेबल है, आप उसमें कुछ भी वर्क कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरिया अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ सिलेक्टेड एरिया को, तो आप इस पर कोई भी एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर, सिर्फ ये रीड ओनली रहेगा आपके सामने। राइट, अब देखिए सबसे पहले लॉकिंग एंड अनलॉकिंग में आप याद रखें, ये जो शीट होती है ना आपके पास, जो वर्क शीट होती है, इसमें हर सेल वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, लॉक्ड होता है। और इसके साथ साथ आप बाद में सपोज़ उसमें से कुछ जो सेल्स हैं उनको आप मैनिपुलेट करके अनलॉक करके या लॉक करके, फिर आगे जैसे ही हम शीट पर जाके इसको प्रोटेक्ट करेंगे ना, वो बस उस वहाँ पर वो सेव हो जाएगा। ये आगे ज़रा करते हैं। इसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन में मैंने दो फीचर्स बताई हैं। लॉकिंग ऑल शीट एक्सेप्ट फ्यू सेल्स। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि तमाम शीट लॉक हो जाए सिवाय चंद सेल्स के, उन सेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है लॉकिंग सम सेल्स इन अ वर्कशीट, कि आपने चंद सेल्स को लॉक कर दिया, आप उन चंद सेल्स को यूज़ नहीं कर सकते, जबकि बाकी तमाम शीट को आप एडिट कर सकते। तो दो बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स है ना ये, मगर हैं रिलेटेड आपस में। लेकिन यहाँ एक बात आपने याद रखनी, ये वाली जो पहली मैंने बात की ना रेड में, कि तमाम सेल्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, लॉक होते हैं। अभी शायद आपको आइडिया ना हो कि क्यों लॉक होते हैं, हालांकि आप उस पर काम कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं, उसके बावजूद आपके सामने ये फीचर आ रही है। तो ये जब हम करेंगे तो आइडिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है स्टेप्स टू लॉक एंड अनलॉक द सेल्स। वो क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप एक शीट को प्रोटेक्ट करते हैं लॉकिंग या अनलॉकिंग के थ्रू। देखिए सबसे पहला काम आपने या तो लॉक करना है या अनलॉक करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, शीट को प्रोटेक्ट कर देना है। और इसमें क्या होता है, आपका पासवर्ड लग रहा होता है प्रोटेक्टिंग द शीट में। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये स्टार्ट हो गया। ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, दो ग्रीन कलर में जो बताए थे दो स्टेप्स, कि दो तरह से आप इसको या तो अनलॉक करेंगे या फिर लॉक करेंगे। तो यहाँ से देखें पहला हमारा स्टेप है उनमें से अनलॉक का। आप चाहते हैं ये जो चंद सेल्स सेलेक्ट मैंने किए हैं, आप इनको अनलॉक करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं ये एडिटेबल रहें, बाकी तमाम जितना भी आपका एरिया है इस पर, एड्रेस वाला या जितना दूसरा ब्लैंक है, वो सारा लॉक हो जाए, आप उस पर काम ना कर सकें। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए जनाब आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस वाले एरिया को जिसको आप अनलॉक करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर। फॉर्मेट सेल्स पर आने के बाद
आपने आना है ये प्रोटेक्शन पर। देखिए प्रोटेक्शन की टैब पर आए। अब देखें ऑलरेडी आपके पास क्या लिखा हुआ है, लॉग्ड लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट तमाम के तमाम सेल्स क्या होते हैं, लॉग्ड। तो यहाँ पे देखें ज़ाहिर है लॉग्ड हैं, तो इनको जब सिलेक्ट करके यहाँ आए तो वो ऑलरेडी लॉग्ड है। अब ये क्या करेगा, उसको अनलॉक करेगा। देखें यहाँ पे उसने उसको अनचेक किया और जैसे ओके किया तो ये अब आपके क्या हो गए, अनलॉक हो। अब अनलॉक होने के बाद अब ये जनाब आया आपकी प्रोटेक्ट शीट में। देखें नीचे आया शीट 1 पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट में आया और यहाँ पे वो पासवर्ड देगा। यहाँ पे उसने जैसे ही पासवर्ड दिया तो अब आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। यानी अब आपका तमाम सिर्फ यही वाला जो एरिया है ना, ये वाला, तो सिर्फ यही वाला एरिया अनलॉक होगा, बाकी तमाम एरिया हम इस वक्त करेंगे। यहाँ तो मैं मैसेज आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। दूसरा आपका है जनाब, लॉक करना चाहते हैं अगर आप इन चंद सेल्स को। पहला वाला क्या था, अनलॉक करने का, जबकि ये क्या है अब सेकंड स्टेप, लॉक करने का। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ आपने करना ये है। देखिए लॉक करने के लिए आप चाहते हैं सिलेक्टेड एरिया को लॉक करना चाहते हैं। इसके लिए जाहिर है सारा का सारा पहले तो अनलॉक करें सबसे पहली बात, क्योंकि ये सारी की सारी शीट जो है ना ये लॉग्ड है। मैंने पहले बताया बाय डिफ़ॉल्ट कि ये सारी सारी क्या है, ये लॉग्ड है। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, सारी की सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और फिर राइट क्लिक करके उसको क्या करना है, अनलॉक करना है। बिल्कुल ऐसे देखें, यहाँ पहले मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया कंट्रोल A करके, तो उसको फिर आपने फॉर्मेट सेल्स में जाके उसको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। जैसे ही अनलॉक हो गई ओके करेंगे तो अब ये उसके बाद फिर आपने इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है दोबारा से और फिर जाना है दोबारा से इसको लॉक करना है। यानी पहले सारे को अनलॉक कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे। जैसे ही लॉक किया आपने तो उसके बाद फिर आपको अगेन प्रोटेक्ट शीट में जाके पासवर्ड देना है। तो जैसे ही वो करेंगे तो अब आपका क्या हो गया, ये आपका लॉक हो गया सिलेक्टेड एरिया। तो जैसे ही लॉक होगा, आप देखें यहाँ पे मैं 99 पर जाकर कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ तो उसने मुझे एरर दिया कि भाई आप इस वाले एरिया को टच नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये लॉक्ड है। बाकी साइड पे अगर मैं करूँगा ना थोड़ा सा साइड पे, तो वो मुझे अलाउ कर देगा। राइट जी, तो ये था लॉकिंग एंड अनलॉकिंग और साथ में प्रोटेक्ट द शीट। तो लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के साथ लिंक्ड है प्रोटेक्टिंग द शीट। तो इस तरह से रीड ओनली हो जाता है आपका टेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम्स। क्या करता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, एक्सेल्स टेक्स्ट टू कॉलम फीचर स्प्लिट्स टेक्स्ट इन अ सेल इनटू मल्टीपल कॉलम्स डिपेंडिंग अपॉन द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। देखिए समटाइम्स आपके पास कुछ टेक्स्ट गिवन होता है और स्पेस होती है उसमें। फॉर एग्जांपल मैं आप जिस तरह नेम का कॉलम है ना, नेम का कॉलम है, जिस तरह अली अहमद फॉर एग्जांपल, यहाँ ज़रा देखिएगा ये आपको नज़र आ रहा है अली अहमद लिखा हुआ है। इसी तरह नदीम बिलाल नज़र आ रहा है। अब इनमें स्पेस है आपकी, एक स्पेस, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एक स्पेस है। अब आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से आप मैनिपुलेट करें कि इसके दो कॉलम्स बन जाए, यानी अली और नदीम पहले कॉलम में रहें और अहमद और बिलाल जो है ये दूसरे कॉलम में चले जाएं। तो और बीच में जो स्पेस है वो डिवाइड कर दे इनको दो कॉलम्स में। तो ये कैसे मुमकिन है, आपका टेक्स्ट जो है वो दो कॉलम्स में चला जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इसके लिए जनाब आपकी एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट टू कॉलम्स की, ये आपको देखें नज़र आ रही है, डाटा की फील्ड में आपको मिल जाएगी टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो इस पर आप जैसे पहले आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने डिवाइड करना है, उसके बाद आपके टेक्स्ट टू कॉलम्स पर, उसके बाद ये विज़र्ड आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। इसमें डिलिमिटेड का एक ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, आपने इसको नेक्स्ट करके क्लिक किया। नेक्स्ट जैसे ही किया देखें आपने फिर उसको स्पेस पे क्लिक करना है, ठीक है। स्पेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन उसने देखें डिवाइड कर दिया, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, अली को अलग कर दिया अहमद को अलग, क्योंकि स्पेस आपने चेक किया हुआ है। तो अब आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब आपसे पाथ पूछ रहा है कि किस जगह पर आप डिवाइड करके रखना चाहते हैं। जनाब डिवाइड करके मैं चाहता हूँ कि वो देखें मैंने सेलेक्ट कर लिया, सी आपको नज़र आ रहा है C1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब C1 की जगह पर वो मुझे ये वाला एक टेबल जो है वो ड्रा कर देगा। तो इस तरह से उसने आपके टेक्स्ट को दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। तो एक बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है और ये अक्सर मैं भी यूज़ करता होता हूँ, क्योंकि समटाइम्स डाटा उठाता हूँ वेब से, वो उसमें जहाँ जहाँ भी कॉमा आ रहा है, कहीं स्पेस आ रही है या कहीं डॉलर का साइन ऐड का, तो वो उस तरह से अकॉर्डिंगली मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ आपको ना, ये तो मैंने स्पेस था, लेकिन देखिए नीचे वाला जो कॉलम है ना, नीचे वाला, हाँ मैंने ऐट दिया हुआ है, ऐट नदीम ऐट फातिमा ऐट, ठीक है। अब ये ऐट भी स्पेस की तरह ही है ज़ाहिर है,
तो मैं फिर इसको भी मैनिपुलेट करूँगा। अभी जब मैं आऊँगा प्रैक्टिकल में तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अगर ऐट है तो आप इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें। जहाँ जहाँ ऐट उसको मिले इस कॉलम में तो वो वहाँ वहाँ उसको अगेन स्प्लिट कर दें, जिस तरह स्पेस को स्प्लिट किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है टाइप्स ऑफ एरर्स। देखिए जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए बार बार, क्योंकि आपके सेल्स में एरर्स आ रहे होते हैं समटाइम्स, और वो क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक नेम का एरर है, एक वैल्यू का एरर है, डिव डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर है, रेफरेंस का एरर है, और एक ये मल्टीपल टाइम्स आपका हैश साइन आ रहा है, ये भी एक एरर है। नेम का अगर एरर आए तो लाजमी कोई फार्मूला मिस्टेक है। आपने कोई भी फार्मूला जो होता है ना, फंक्शन जो होते हैं उनके नाम मिस स्पेल किए हैं और वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ वाई ये एरर आ रहा होता है। डिव डिवाइड बाय ज़ीरो आएगा अगर फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने एग्जांपल लिया है एक, अगर आप A4 डिवाइड बाय A5 कर रहे हैं और A5 में आपका क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, तो जाहिर है कि डिवीजन बाय ज़ीरो होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसने कोई एरर तो देना है, तो यहाँ पे ये एरर तब आएगा। इसके बाद वैल्यू का एक एरर आ रहा है, और ये एरर क्यों आ रहा है, आप देखें आपने किया D2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय D3। D2 में आपका एली है, ठीक है, और D3 में आपका 34, तो ऑब्वियसली वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, एक में टेक्स्ट है और टेक्स्ट को वो न्यूमेरिक से कैसे डिवाइड करेगा, तो ये एरर इस तरह से आता है। आप इसको यानी जहाँ पर भी आपको कहीं वैल्यू नज़र आए ना, तो लाजमी कहीं ना कहीं डिवीजन में आपने कोई टेक्स्ट डाला हुआ है। रेफरेंस का देखिए एरर कैसे आता है, ज़रा मैंने लेफ़्ट साइड पर एक टेबल बनाया सपोज़, और 15 इन सबको देखो, तीनों को मैंने सम किया, 15 आ गया मेरे पास और सम का फार्मूला भी लगा दिया। अब सपोज़ मैं जहाँ 4 लिखा हुआ है ना, इस कॉलम को ही मैं रिमूव कर देता हूँ राइट क्लिक करके, सॉरी कॉलम को नहीं, रो को, इस फोर्थ जहाँ लिखा हुआ है इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, तो ये देखें जैसे ही वो डिलीट होगा ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसको अब मिल नहीं रहा, जहाँ 15 लिखा हुआ है ना वहाँ पे ज़ाहिर है मैंने जो आर्गूमेंट दिया हुआ है A2 का, अब उसको A2 तो मिल नहीं रहा, ज़ाहिर है वो डिलीट हो गया रो, तो अब उसने कोई एरर देना है यहाँ पर, तो वो क्या है, हैश रेफरेंस का। देखिए राइट साइड पे मैंने दिखाया 4 गायब हो गया, और वहाँ पे उसने एरर शो कर दिया कि भाई ये जो है ना कोई रेफरेंस को फाइंड नहीं हो रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये वाला एरर अब देखें, मैं एक मेरे पास वैल्यू है 190 की और एक वैल्यू मेरे पास B की है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ C में, और C में जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतनी स्पेस नहीं है, यानी वो इतना एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ, तो वही ऑटो फिट वाली बात है, मैं जाके ऊपर अगर ऑटो फिट करूँगा ना तो ये खुद ही एक्सपेंड होगा, यानी ये शो कर रहा है कि यहाँ पर लाजमी कुछ इजाफी न्यूमेरिक जो है न्यूमेरिक फिगर्स हैं जो कि शो नहीं हो रहे, आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऐसा ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इतना ये कह रहा है कि इसको आप एक्सपेंड कर दें इस सेल को, ताकि वो आपको प्रॉपरली नज़र आए बड़ा फिगर है। उसके बाद जनाब हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन क्या होता है। द एक्सेल इंडेक्स फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन इन अ रेंज और अरे। एक्सेल का फंक्शन इनफैक्ट आपको जो आपकी रेंज होती है ना, सपोज एक टेबल की एक रेंज है, उसमें से अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए वो वैल्यू, स्पेसिफिक पोजीशन उसको आइडेंटिफाई कर दें, भाई फ़लाँ जो वैल्यू है मुझे फ़लाँ रो की फ़लाँ नंबर फ़लाँ कॉलम पर जो वाक़ है वो मुझे दस्तयाब हो जाए, तो ये आपको दस्तयाब कर देगा। देखें इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने गिवन की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं जनाब कि जो मेज़ है ना, देखें मेज़ की रो में तीसरी वैल्यू क्या है, सॉरी दूसरी, मेज़ की रो में जो तीसरा कॉलम है आपका वो 600 लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, वहाँ मैंने ये अब मुझे चाहिए यहाँ जहाँ मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ मुझे वो फिगर चाहिए कि मेज़ वाली रो का जो है तीसरा फिगर या दूसरा फिगर कह लें, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, फार्मूला इज इक्वल टू इंडेक्स, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, पूरी रेंज दे दूँगा, ऊपर आपको फार्मूला बाद में नज़र आ रहा है, A1 डैश जो सॉरी कॉलन G6 कॉमा डालकर मैंने 4 दिया। ये 4 क्यों दिया, ये जनाब दिया मैंने रो के लिए, क्योंकि रो कौन सी है, ये 4th रो है और वो मेज़ पर आ रही है,
और फोर्थ रो में मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो वो फिर उठाएगा, यानी फोर्थ रो में जाएगा पहले मेज़ वाली रो में और फिर थर्ड वैल्यू उठाएगा और दैट इज़ 600, तो वहाँ फ़ौरन से 600 आ जाएगा। सिंपल सा इसका काम है। अब हम ज़रा देखते हैं आगे प्रैक्टिकल। अच्छा जी, टेक्स्ट के फंक्शंस को करने के लिए मैंने यहाँ पर ज़रा कुछ लिखे हुए हैं फंक्शंस। इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, बल्कि बड़ा करके था इतना ज़्यादा मुझे, इसी तरह चलें देख लेते हैं। देखिए, ये प्रॉपर का फंक्शन आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कैसे अप्लाई करूँ ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर का फंक्शन आपको पता है कि पहला लेटर कैपिटल कर देगा। मैंने लिखा इज इक्वल टू प्रॉपर, बल्कि कैपिटल में लिखते हैं प्रॉपर, और स्टार्ट ब्रैकेट, और फिर मुझे ये सिलेक्ट कर लेनी है फील्ड, ठीक है जी। जैसे ही मैंने ये फील्ड सेलेक्ट की और उसको मैंने क्लोज़ किया और एंड किया, देखिए मुझे उसने जो है वो हर उसका वर्ड का कैपिटल लेटर बड़ा कर दिया। तो ये था आपका प्रॉपर का फंक्शन। नेक्स्ट जनाब आपका है अपर का फंक्शन। अपर का फंक्शन ज़रा मैं यूज़ करता हूँ यहाँ, इज इक्वल टू अपर। नेक्स्ट मुझे देना है जस्ट टेक्स्ट, उसी तरह अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वैसे तो ये ऑलरेडी था, ठीक है, उसमें था। मैं इसको चलें स्मॉल में कर देता हूँ, मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ। देखें फिर वो मुझे क्या देते हैं, नदी बिलाल, ठीक हो गया। जैसे मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा, अगेन उसने कोई उसमें वो नहीं किया, चेंज नहीं किया उसने, अगेन वही मुझे दे दिया, ठीक हो गया। राइट जी, अब जरा देखिए लोअर अगर मैं करना चाह रहा हूँ इसको, बल्कि इसको, ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बल्कि इसको मैं रिवर्स करता हूँ, आपको समझ तो आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोअर करना है, मैंने नदीम बिलाल को लोअर करना है। यहाँ जनाब मैंने लिखा लोअर का फंक्शन LOWER। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया नदीम बिलाल को, क्लोज किया ब्रैकेट और एंटर किया, तो देखिए नदीम बिलाल जो है वो, सबको मैं चले ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। यस, ठीक हो गया। लोअर का फंक्शन अब आपने यूज़ किया और उसने लोअर केस में कर दी। लेफ़्ट का फंक्शन जनाब क्या करता है, देखिए लेफ़्ट के फंक्शन पर मैं आया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको लेफ़्ट मोस्ट चाहिए इसके वर्ड्स, मैंने लिखा लेफ़्ट। जैसी पेरेंथेसिस स्टार्ट की तो वो मुझसे कह रहा है आप टेक्स्ट बताएं, कौन सा टेक्स्ट आप किस पर चाहते हैं लेफ़्ट। मैं जनाब इसी पर चाहता हूँ, नदीम पर, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। कॉमा डालकर मैंने अब लिखना है कि कौन सा, यानी आप लेफ़्ट जो है कितने, लेफ़्ट के कितने करेक्टर चाहते हैं। मैं जनाब चाहता हूँ 4 करेक्टर, मैंने लिख दिया 4, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो मुझे देखे 4 करेक्टर दे दिए। NAD नदीम का सिर्फ उन्होंने पहले 4 उठा। बिल्कुल इसी तरह राइट पे भी मैं यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू राइट अगेन नदीम बिलाल, उस पर मैंने यूज़ किया, इसको सेलेक्ट किया, कामा डालकर मैं 3 चाहता हूँ, ठीक है, राइट केस ओनली 3, एंटर किया, उसने मुझे लाल लाल दे दिया, बिलाल का लाल उठा लिया। राइट जी, मिड को यूज़ करते हैं जी, इज इक्वल टू मिड। अगेन मुझे टेक्स्ट देना है, नदीम बिलाल को सिलेक्ट किया, कॉमा, अब वो मुझे कह रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट नंबर देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ DEEM उठा लें, नदीम बिलाल में से DEEM, तो डी का कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर है ना, तो मैंने यहाँ दे दिया थर्ड। कॉमा डालकर मुझे आगे कितने करेक्टर उठाने, 4, कितने 4, तो मैंने 4 दे दिया। अब देखेंगे डीम उठाएगा, नदीम का डीम, ठीक हो गया, नदीम का डीम उसने उठा लिया 3 से 4, यानी बीच का कोई भी लेटर्स अगर आप उठाने चाह रहे हैं आप उसको स्टार्ट बता दें और उसको उसके तादाद बता दें। नेक्स्ट जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक देखते हैं एक चीज़, मैं नदीम बिलाल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सेम हो गया दोनों में, यहाँ भी नदीम बिलाल रिपीट हो रहा है। अब देखिए एग्जैक्ट का जो फंक्शन है ये दोनों में, दो सेल्स में एग्जैक्ट मैचिंग जो है वो बताता है आपको कि यार ये एग्जैक्ट इनके फिगर्स जो हैं वो कैरेक्टर सेम है। मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट, और ये जो है ना केस सेंसिटिव है। आपने पहले ये नदीम बिलाल ये वाला करेक्टर उठाया, ठीक है, ये सेल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा डाला, फिर दूसरा वाला सेल इसका सेलेक्ट किया नीचे जो है, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। आप देखें ये बताएगा ट्रू, देखिए उसने क्या बताया, ट्रू।
और ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं बिलाल का यहाँ पर देखें नीचे गया, यहाँ मैं इसका बिलाल का एल जो है ना स्मॉल कर दूँ, एल को मैं क्या कर दूँ, स्मॉल कर देता हूँ, कैप्स ऑन है। देखिए मैं जैसे ही बाहर क्लिक किया उसने यहाँ फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये केस टू केस एग्जैक्ट मैच कर रहा है। राइट जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड। फाइंड का क्या कर रहा है, फाइंड का देखिए मैं यहाँ यूज़ करता हूँ FIND, और इसके साथ मैंने जैसे ही पेरेंथेसिस ऑन की इसकी, तो मुझे कह रहा है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। अच्छा जी, इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा इनको पीछे ले आता हूँ ताकि आपको ज़रा मज़ीद क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। कि अभी तो जो किए समझ आ गए होंगे। राइट भी समझ, मिड भी हो गया हमारा। राइट, अब हम कर रहे हैं फाइंड। फाइंड में आपने ये करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा देखिए मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास एक ये नेम है सवेरा नदीम, ठीक है। मेरे पास मैं चाहता हूँ इसका मुझे ये जो मैं चाहता हूँ ये जो ई है ना, इसकी लोकेशन मुझे पता लग जाए। सवेरा की जो डब्ल्यू के आगे ई आ रहा है, ये कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जनाब इधर फाइंड का, फाइंड लिखा मैंने, पेरेंथेसिस स्टार्ट की, और ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया जहाँ ये A10 है, सवेरा नदीम A10 पर है, यस A10 कॉमा। और मैं किसको सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं जनाब ई को, कैपिटल ई मैंने दिया और क्लोज़ कर दिया। अब वो मुझे बताएगा इसकी लोकेशन। अच्छा जी, मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, मुझे ई पहले लिखना चाहिए था और A10 बाद में लिखना चाहिए था, ठीक है। याद रखें, ये जो फाइंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पहले नंबर पे मुझे ई लिखना चाहिए था, मैंने लिखा ई, इसको क्लोज किया और फिर मैं दे दिया आगे A10, ठीक है, जहाँ पर वो नेम जो है वो लाई कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे सामने आ गया 4, ठीक हो गया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर देखें ये जो W है, ठीक है, या W है इसमें, ये W कौन सी लोकेशन पे, थर्ड पर। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर W दे देता हूँ, भाई W किस जगह पे वाक़ है इस नाम में, बल्कि ये मुझे कैपिटल में देना है, कैपिटल W, स्मॉल पे तो ये वर्क नहीं करेगा, है ही नहीं उसमें, ठीक हो गया। तो उसने मुझे बता दिया 3। अब देखिए मैं स्मॉल भी देता हूँ ना अगर, क्योंकि फाइंड जो है ना केस सेंसिटिव है, स्मॉल दिया मैंने तो वो कह रहा है नो, कोई वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। राइट जी, सर्च जो है ये भी वही काम करी एग्जैक्टली, मगर ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये फाइंड वाला ही काम कर रही है। देखिए मैं यहाँ पे कराता हूँ सर्च, और अगेन मुझे देना है, अच्छा स्मॉल W दे देता हूँ, स्मॉल W मैंने दे दिया, और कौन सी जगह पे, यही सवेरा पर मैं मुझे उठाना है, और ये मुझे बता देगा, ठीक है, लोकेशन उसने देखें बता दी। यानी ये जो है सर्च और फाइंड दोनों एक ही तरह का काम कर रही हैं, मगर सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, बल्कि जबकि फाइंड जो है केस सेंसिटिव है। राइट जी, रिप्लेस क्या काम कर रहा है। अच्छा देखिए, रिप्लेस मैं करवाना चाह रहा हूँ, सपोज़ मैं चाहता हूँ ये जो नदीम है ना मेरे पास, नदीम का जो EM है ये वाला, यहाँ पर ये रिप्लेस कर दे, तो इसको मुझे यहाँ पर रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने लिखा रिप्लेस और इसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद अब मुझे वो मांग रहा है, देखिए ओल्ड टेक्स्ट जगह वो बता रहा है, भाई ओल्ड टेक्स्ट यही है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे अगली चीज़ क्या मांग रहा है, ओल्ड टेक्स्ट के बाद स्टार्ट नंबर। देखिए स्टार्ट नंबर कौन सी है, EM की 5th प्लेस है ना, तो मैंने उसको दे दिया जनाब 5th प्लेस। और कितने करेक्टर्स मैं चाहता हूँ 5th प्लेस पर, जनाब मैं 2 करेक्टर्स चाहता हूँ। और 2 करेक्टर्स के बाद आप कौन से करेक्टर्स अब आप यहाँ लिख दें वो करेक्टर्स, जनाब मैं चाहता हूँ O दो दफ़ा मैंने O लिख दिया, और इसको क्लोज़ कर दिया, और इसको ब्रैकेट भी क्लोज। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए मुझे उसने एक वो नदी EM, जहाँ मैंने बता रहा था ना आपको, EM की जगह कोई भी करेक्टर मैंने O उसको वहाँ पर दे दिया, और उसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। राइट जी, सब्सटीट्यूट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, इसी नेम में मैं देखिए नदीम बिलाल के ही नेम में मैं चाहता हूँ कि जो D है ना वो P बन जाए, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ सब्सटीट्यूट का एक फंक्शन यूज़ कर, सब्सटीट्यूट, अब मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले ओल्ड टेक्स्ट यानी नदीम ये देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं, इसमें जो D है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से वो क्या तलाश करे,
डी तलाश करें और वो क्या बन जाए जनाब, वो पी बन जाए। मैं यहाँ दे दिया पी, और जैसे इसको मैं क्लोज करूँगा, एंटर किया, तो वो नदीम बिलाल बन गया। ठीक हो गया जी। राइट, नेक्स्ट जनाब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास नदीम बिलाल है इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ जनाब, अब मुझे इसकी यहाँ पर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, len, और मुझे फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, A5 पर नदीम बिलाल, और क्लोज किया तो उसने मुझे इसकी लेंथ दे दी 12 टोटल ये करेक्टर्स है। नेक्स्ट जनाब ट्रिम है, सपोज़ मैं नदीम का थोड़ा सा ये आगे कर देता हूँ, 3 स्पेसेस मैंने ऐड कर दी। ठीक हो गया। अब देखें ट्रिम जो है ना इस स्पेसेस को ख़त्म कर देगा, इज इक्वल टू, उस दिन भी हमने शायद ये किया था, ट्रिम, और इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्लोज किया। अब देखिए नदीम बिलाल की जो स्टार्ट की 3 स्पेसेस थी उसने ख़त्म करके मुझे दे दी। और बिल्कुल इसी तरह कनकैटिनेट आप जब यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, आप किस किस को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं जनाब नदीम बिलाल को, ठीक है, कॉमा, और दूसरी फातिमा हैदर बिल्कुल नीचे, इन दोनों को मैं एक उसमें कनकैटिनेट कर देगा। देखा उसने एक ही उसमें जो है उसमें कॉन्कैटिनेट कर दिया दोनों। तो ये फंक्शंस है आपके टेक्स्ट के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप इनसे बड़े लेवल पर, बड़ी अगर शीट है तो वहाँ इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है ऑप्शन लॉक या अनलॉक करने की। हम सपोज़ मैं चाहता हूँ इसको अनलॉक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये एरिया अनलॉक हो जाए, बाकी तमाम जो शीट है वो लॉक रहे, यानी उस पर काम ना हो सके, सिर्फ इस एरिया पर काम हो सके, कोई भी बंदा इसको एडिट कर सके इस वाले एरिया को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं आया जनाब राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट सेल्स पर, इधर मैंने प्रोटेक्शन पर क्लिक किया। प्रोटेक्शन पे जैसे ही क्लिक किया, ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन है। अब देखें ये लॉग लिखा हुआ है, मैंने इसको अनलॉक कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक हो गया। अब ये हिस्सा अनलॉक हो गया, बाकी तमाम हिस्सा जो है वो लॉग्ड है, क्योंकि पता है आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट लॉग थी। राइट, अब मैं इसको इसकी शीट में जाके इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ, पासवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ मैं 123 का पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, अगेन पासवर्ड मांगा इसने 123। ओके, ठीक हो गया। अब ये आपका हिस्सा जो है ये लॉक हो गया। देखें यहाँ पर मैं कुछ चेंज करता हूँ, वो मुझे कह रहा है नो आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इस 4 को मैं अगर 6 करूँगा तो उसने मुझे करने दिया। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो हिस्सा है अब आपका क्या हो गया, अनलॉक हो गया, बाकी सारा हिस्सा आपका जो है वो लॉक है। ये जो एड्रेस है ये भी मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया, लॉक या राइट जी। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, इस सपोज मैं अब इस हिस्से को क्या करना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ, जबकि बाकी सारा हिस्सा अनलॉक रहे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब देखिए इसको मैं लॉक करना चाहता हूँ जबकि बाकी सारा हिस्सा अनलॉक रहे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये शीट ऑलरेडी लॉक्ड है, इस शीट को मुझे पहले कंट्रोल आल्ट करके राइट क्लिक करके इसको मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सारी शीट अनलॉक हो गई, सिर्फ ये हिस्सा मैं लॉक कर दूंगा उसी तरह पहले की तरह। इसको मैंने लॉक कर दिया, फॉर्मेट सेल्स पर जाकर ये लॉक हो गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा उसी तरह, पासवर्ड प्रोटेक्ट पर जाके राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट पर शीट पर, और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दूंगा 123। ओके 123। अब ये हिस्सा जनाब आपका क्या हो गया, लॉक हो गया। सपोज ये 5 है, मैं चेंज करना चाहता हूँ 6 करना चाहता हूँ, नहीं किया उसने। जबकि ये जो एड्रेस है यहाँ XY, मैं इसको कुछ भी चेंज कर देता हूँ, यस उसने ले लिया, चेंज कर दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, मगर साथ में लॉक और अनलॉक करने के साथ साथ आपने को प्रोटेक्ट भी करना है शीट को, जाके पासवर्ड भी लगाना है। राइट जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, ये जो मेरे पास नेम्स हैं ये वाले सपोज, और सब ये आपस में ये स्पेस के साथ सेपरेटेड है। अली अहमद के दरमियान स्पेस है, नदीम बिलाल के दरमियान स्पेस। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स में आ जाएँ, स्पेस इनको सेपरेट कर दे, यहाँ अली आ जाए, यहाँ अहमद आ जाए, इसी तरह सारे नेम्स आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जनाब, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं आता हूँ डाटा पर आया, और यहाँ देखें टेक्स्ट टू कॉलम्स आपको नज़र आ रही है ऑप्शन। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हो गई, एक विज़र्ड कह लें एक ओपन हो गया। ऑलरेडी डिलिमिटेड सिलेक्टेड है, मैं आया नेक्स्ट पर, और मैंने टैब पहले से सिलेक्टेड थी, मैंने इसको अनचेक करके स्पेस को चेक कर दिया। ठीक हो गया।
अब मैंने इसको जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझसे पाथ मांग रहा है, पाथ कह रहा है कहाँ पर मैं इसको टेबल को बनाऊँ। तो मैं देखें इसको मैं क्लियर करके यहाँ पाथ दे देता हूँ, इधर क्लिक किया मैंने और इधर मैंने सेलेक्ट कर लिया ये सेल, ठीक हो गया। अगेन मैंने इस पर क्लिक किया और फिनिश कर दिया, जैसे ही फिनिश किया मुझे उसने डिवाइड करके दे दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरी जो एफ़र्ट है वो बड़ी हद तक आसान होगी। अदरवाइज़ मुझे यहाँ से पहले मैं अली को कॉपी करता, यहाँ पेस्ट करता, फिर इधर से अहमद को करता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये नीचे वाला कॉलम है मेरे पास, ये अली, अहमद और नदीम बिलाल, ये अब ये स्पेस के बजाय एट के साइन से सेपरेटेड है। मैं चाहता हूँ ये भी उसी तरह से मेरे पास सेपरेट हो जाए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले से सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं आया यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम्स पर और इधर मैंने नेक्स्ट किया। अब देखिए यहाँ पे मैं स्पेस पे क्लिक नहीं किया, यहाँ मैं अदर पे करूँगा क्योंकि ये अदर है और यहाँ मैं कह दूँगा ऐट का साइन जो है, ऐट, वेयर इज़ ऐट, ठीक हो गया। ऐट को मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया और जो जगह बता दी, जगह मैं इसको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जगह है यहाँ से वो टेबल ड्रा करना शुरू करे, फिनिश कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये भी सेपरेट हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगला टेबल है आपका, ये मैंने बनाया था ये डॉलर के साइन, आप यही इसी तरह से डॉलर के साइन को भी यहाँ पर वो करके सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ एरर्स। और एरर्स में सपोज़ मैं चाहता हूँ इन सब को मैं अगर सपोज़ सम करता हूँ, यहाँ पर मैं इधर सम करना चाह रहा हूँ, मैंने जनाब इधर लिखा सम का क्या फार्मूला होता है, इज एस यू एम, मैंने एस यू लिख दिया, ठीक है, और एम नहीं लिखा। सपोज़ मैंने यहाँ पर वो करके ब्रैकेट और फिर इनको सेलेक्ट कर लिया और क्लोज़ कर दी ब्रैकेट। देखिए क्योंकि मैंने नाम ही गलत लिखा है एस यू सम के बजाय, तो ये देखें क्या देता है मुझे, उसने मुझे कह दिया कि भाई ये नेम जो है वो, तो ये एरर नेम का आता है फार्मूला मिस्टेक की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास सपोज़ मेरे पास ये कुछ डाटा है, मैं चाहता हूँ अली को डिवाइड करूँ इसके साथ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नहीं करने देगा, यहाँ पे एरर देगा। मैं देखें क्या करूँ, अली का क्या है एड्रेस, D2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाय D3। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया, भाई ये तो टेक्स्ट, ठीक है। तो जानी डिवीजन में अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है कहीं तो वो इसको वैल्यू का एरर देगा। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह सपोज़ मैं अली की जगह पर कोई फिगर कर देता हूँ 23 और 34 की जगह पे 0 कर देता हूँ, तो यहीं पर वो एरर मुझे दे देगा। देखें डिवीजन बाय 0, सेम वही उसी तरह ये उसने एरर जो है डिफरेंट दे दिया। अच्छा नेक्स्ट रेफरेंस का एरर आता है, REF का एरर। तो वो सपोज़ आप इन सब को सम करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया, आप इन सब को सम करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला लिखा इज इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D4। चलें डी इन तीनों को ही करवा लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इन तीनों को आप सम करवाने चाह रहे हैं यहाँ पर, तो इसने सम कर दिया, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। लेकिन सपोज़ इन तीनों के सम में अगर मैं ये जो 23 है ये अगर रो ही यहाँ पर से डिलीट कर दूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। अब देखें उसने एरर दे दिया कि वही वो जो रो है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो इसके फार्मूले में शामिल हुई है, तो उसने उसको जो है वो एरर दे दिया रेफरेंस का। नेक्स्ट जनाब मेरे पास हैश साइन का एक एरर आता है। सपोज़ मैं इन दो फिगर्स हैं और इनको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू A4 मल्टीप्लाइड बाय B4। जैसे ही मैं इज इक्वल टू करता हूँ, देखिए उसने मुझे एरर दे दिया एक तरह का, क्योंकि ये हालांकि यहाँ फिगर लिखा हुआ है। देखिए मैं इसको ऑटो फिट करूँगा यहाँ से, तो वो जिसने मुझे फिगर दे दिया, लेकिन चूँकि ये आपने इसको वो किया हुआ था ज़रा नैरो, तो इसलिए वो दे रहा था एरर। तो ये इनफैक्ट एरर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स का फंक्शन, हम कैसे यूज़ कर। सपोज़ ये मेरे पास एक टेबल है, मैं चाहता हूँ कि 4th रो जो है ना आपकी ये वाली, उसमें जो तीसरे नंबर पर वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है 600, वो मुझे आ जाए मेरे सामने। मुझे सिर्फ इतना पता है कि 4th रो और तीसरा कॉलम, तो वो कोई फंक्शन है जो मुझे दे दे। तो वो जनाब वो एक फंक्शन है इत्तेफाक से मेरे पास, और वो क्या है, इंडेक्स का फंक्शन। तो इसके लिए पहले मुझे ये टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज, और फिर मैं यार इधर कॉमा डालकर मैं दूंगा यहाँ 4 के 4th रो से में जो 3rd कॉलम पर वैल्यू है, तो वो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा इसने मुझे दे दिया 600, ठीक हो गया है, दिस इज़ 600। तो ये थे जनाब आज की कुछ चंद एक चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी। आई होप कि आप
आपके लिए कुछ नया नॉलेज में इजाफा हुआ होगा एक्सेल से रिलेटेड। और कुछ डेफिनेशन एक डेफिनेशन मैंने इंक्लूड की थी, लेकिन ज़्यादातर स्किल है बेसिकली, ये आपके यकीनन काम आएगी। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।